हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो चैप्टर है हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एग्जाम करीब आ गया है। आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस पर जो चैप्टर हमारा है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, तो इस पर एक वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको लगभग शॉर्ट में ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया जाएगा, जो 11th क्लास के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर किसी भी प्रकार का और डाउट भी होता है अगर बाद में आप, तो कमेंट सेक्शन में करके आप कमेंट करके इसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लिया जाए इसमें कि भाई रोमन साम्राज्य जो है, बात किसकी चलेगी? रोमन साम्राज्य की। तो रोमन साम्राज्य की हम बात करेंगे कि ये कहां कहां फैला है। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य की बात होगी। तो रोमन साम्राज्य जो है कहां कहां फैला हुआ है, इसका फैलाव कितना है, कहां तक फैला हुआ है। तो रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला है। किन में फैला है? 3 महाद्वीपों में। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो इसमें यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। कौन कौन सा भाई? यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका। देखिए, रोमन साम्राज्य जो है इसका विस्तार कहीं ना कहीं 3 भागों में फैला हुआ है। तो यूरोप में फैला हुआ है, पश्चिमी एशिया में फैला हुआ है और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं तो रोमन साम्राज्य जो है इसका विस्तार कहां का भाई? 3 महाद्वीपों की बात चल रही है ना। आप देख रहे हैं कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अब 3 महाद्वीपों में कौन फैला हुआ है? तो आप बात करेंगे रोमन साम्राज्य फैला हुआ है। अरे भाई कहां कहां फैला हुआ है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। कहां कहां फैला हुआ है, तो चलिए देखते हैं। यूरोप में फैला हुआ है, एशिया में फैला हुआ है, कहां फैला है? उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। तो यूरोप, जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप का साम्राज्य कैसा है, तो वहां तक इसका पहले विस्तार था रोम साम्राज्य का। ठीक है, तो वहीं पर रोम साम्राज्य की हम बात करते हैं। तो रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है कि भाई यहां से जानकारी के स्रोत क्या है? जानकारी के स्रोत यहां मतलब जैसे जानकारी के स्रोत से मतलब क्या है भाई कि जो रोमन साम्राज्य है, देखिए हमें पता कैसे चला, इतिहासकार जब रहे होंगे तो कहीं किन चीजों से इसके बारे में पता लगाया। क्योंकि देखो आज हम इस सदी में 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पता है आप सभी को कि रोमन साम्राज्य तो आपने देखा नहीं तब। अब के समय में हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या देखा है, कैसे, तब कहां से जानकारी पता लगती है। तो यहाँ पे यही जानने की कोशिश करेंगे हम कि रोमन साम्राज्य की जानकारी जो कहां से मिलती है, किससे मिलती है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं 3 प्रकार की सामग्रियां हैं। 3 प्रकार की सामग्री से नंबर 1 कौन सी भाई? पाठ्य सामग्री है कि जिसे हम पढ़ सकते हैं। पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री से मतलब क्या भाई? पाठ्य सामग्री से मतलब जिससे चीजों को आप पढ़ सकते हैं, पाठ्य सामग्री से। ठीक है, जिसमें पठन पाठन आप देख सकते हैं कि किस चीजों को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ष वृत्तांत की बात करते थे। इसमें पाठ्य सामग्री में क्या करते हैं? वर्ष वृत्तांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्ष वृत्तांत। वर्ष वृत्तांत मतलब पूरे वर्ष में जो भी चीजें चलती थी, वर्ष में क्या क्या होता था, कि कब राजा का बनाया गया किसी को, कब क्या हुआ, कब कौन सा आवाहन हुआ, क्या चीजें हुई, तो वो सब चीजें थी इससे। और उसी पाठ्य सामग्री में दूसरी बात आती है हमारी पत्र की। दूसरी बात किसकी आती है? पत्र की। पत्रों में पहले देखे होंगे कि आप लोग, जैसे आज पत्र वगैरह पहले चलते थे, अब तो थोड़े से कम हो गए हैं, अब ईमेल का जमाना आ गया है। ठीक है, तो पत्र भी वहां लिखित पाए गए होंगे एक आधा, तो उसके बिहाफ पे संग्रहालय में रखे गए होंगे। तो उसे देखकर इतिहासकारों ने देखा होगा कि कहीं कि भाई ये पत्रों से जो जानकारी मिली है वो पाठ्य सामग्री है। मतलब जिनको पढ़कर, जिनसे पढ़कर इन चीजों को समझा गया है वो पाठ्य सामग्री में आता है। अगर बात करते हैं व्याख्यान की, तीसरी बात पे आते हैं व्याख्यान, कि उस समय अगर कोई भी अनुष्ठान वगैरह होता रहा होगा या कोई भी चर्चा वगैरह होती रही होगी तो व्याख्यान में आया, तो व्याख्यान में लिखित पाया जाए। अगर मान लीजिए प्रवचन, जैसे आज देखते हैं ना रुद्राचार्य वगैरह को आप लोग, ठीक है, तो प्रवचन, तो उस समय जो प्रवचन वगैरह मान लो किसी ने दिया होगा तो उस समय चीजों को देखा होगा, लिखित में रहा होगा, कुछ लिखा गया होगा, तो उसको पढ़ा होगा कि क्या प्रवचन किसने दिया। तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी हैं, घनश्याम दास जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो लोग अक्सर ऐसे प्रवचन देते रहते हैं। तो उन प्रवचनों को तो पहले के समय में जो भी हैं
तो इस तरीके से ये लोग जो था प्रवचन था। और बात कानून की बात रही होगी तो लिखित होता है भाई, कानून उस समय भी रहा होगा, आज कानून है तो कानून उस समय भी रहा होगा, तो कानून की बात आती है। अब देखिए, तो पाठ्य सामग्री के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो पाठ्य सामग्री है, जितनी भी चीजें उस समय इतिहासकारों ने पढ़ी होगी, जिसे पढ़कर पता चला होगा, वो पाठ्य सामग्री में है। और चीजें आप दे सकते हैं कि कहां कहां से पाठ्य सामग्री आ सकता है, तो लिखित दस्तावेज की बात करते हैं हम, प्रालेख या दस्तावेज। दूसरी बात है भाई प्रालेख, प्रालेख और दस्तावेज हो सकता है। दस्तावेज क्या होते हैं भाई, देखिए दस्तावेज वही जो लिखित अवस्था में पाए गए होंगे, कहीं ना कहीं जो लिखा गया होगा, जिन चीजों को लिखा होगा, तो प्रालेख वो दस्तावेज रहे होंगे कि दस्तावेज में क्या क्या हो सकता है, अधिकार पत्र हो, प्रशासनिक कार्य रहे होंगे, ठीक है। तो किस पर लिखे जाते हैं, पैपाइस के पत्तों पर, पैपाइस के पत्ते पर लिखे जाते थे। अक्सर प्रालेख जो था वो पैपाइस के पत्तों पर, पत्रों पर लिखा जाता था, पैपाइस के पत्र होते थे। तो यहां से जानकारी मिली होगी। देखिए, एक तो पाठ्य सामग्री से मिल गई, प्रालेख से मिली, तीसरी कहां से मिली भाई, तीसरी जानकारी की हम बात करते हैं वो कहां से मिली, तो भौतिक अवशेषों से। किससे मिली, भौतिक अवशेष। अब देखिए भौतिक अवशेष क्या होता है, भौतिक अवशेष जब आप देखते हैं कि जैसे चीजें भौतिक जिसको हम छू सकते हैं भाई, जिसको छू सकते हो, अवशेष का मतलब जो खराब चीजें होती हैं, टूटा फूटा टुकड़ा हो गया, तो इन सब चीजों से भौतिक अवशेषों की बात करते हैं। तो भौतिक अवशेष में क्या क्या आ सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं इमारतें, इमारतें नंबर एक बात आती है, इमारतें इसमें आती हैं, इमारतें। अब देखिए साम्राज्य जब बना भाई, साम्राज्य रहा होगा तो वहां कहीं कहीं भवन रहे होंगे, भवन रहे होंगे, इमारतें रहेंगी, इमारतें कई तरह की होती हैं आप जानते हैं, तो इमारतें भी मिली होंगी भौतिक अवशेष में। दूसरी बात हम कर लेते हैं, बर्तन भी रहा होगा, अगर लोग रहते हैं तो क्या भाई, बर्तन, अगर वहां पे लोग रहे होंगे, खाने पीने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल किए होंगे, बर्तन का किए होंगे, किसी गिलास थाली जो भी रहा होगा किए होंगे, आप लोग भी करते हैं, तो बर्तन का इस्तेमाल किया। अगर बात करते हैं हम आगे, तो अब देखते हैं कि प्रचलन में बहुत सारी चीजें आती हैं कि बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं, तो जाहिर सी बात वहां सिक्के भी रहे होंगे, तो सिक्के भी मिले होंगे कुछ ना कुछ। आप लोग भी देखते होंगे सिक्के, जैसे सिक्के कभी पुराने सिक्के देखे होंगे या नए नोट देखते हैं, पुराने नोट देखते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा कि 500 रुपए का नोट बंद हो गया, 1000 रुपए का नोट बंद हो गया, ठीक है, नए आ गए, तो उस समय भी प्रचलन रहा होगा। कहीं कहीं सिक्के पहले लोहे के ढाले गए होंगे, फिर तांबे के चले होंगे, सोने के चले होंगे, चांदी के चले होंगे, तो इस तरह के सिक्के जो मिले होंगे वो भी हमारे भौतिक अवशेष में थे। तो उसी के बिहाफ पर, इन सब चीजों के आधार पर, तो आप समझ सकते हैं जानकारी के स्रोत कहां कहां से मिले होंगे। तो ये सारे जानकारी के स्रोत थे जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य के बारे में चीजें जान सकते हैं, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत थे। रोमन साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था, तो आप समझ सकते हैं रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांटते हैं हम भाई, हमने इतिहासकार बांटते हैं, ठीक है। एक तो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती और दूसरा होता परवर्ती। देखिए तीसरी शताब्दी, बात करते हैं तीसरी शताब्दी के पहले, तीसरी शताब्दी के पहले के जो रोमन था उसे पूर्ववर्ती काल कहा गया। तीसरी शताब्दी से पहले का जो भी रोमन साम्राज्य रहा तो उसको क्या कहा गया, पूर्ववर्ती कहा गया, ठीक है। और इसके बाद का जो रहा वो कहीं ना कहीं क्या कहलाया, परवर्ती कहलाया, ठीक है। तीसरी शताब्दी के बाद का क्या कहलाया, परवर्ती, ठीक है। तो परवर्ती कहलाया। तो 2 भागों में बांटा गया रोमन साम्राज्य को, ठीक है। रोमन साम्राज्य का जो पूर्ववर्ती काल था, हम पूर्ववर्ती चरण की बात कर लेते हैं, इस पूर्ववर्ती चरण की बात, ठीक है। ये कब से कब रहा भाई, 509 ईसा पूर्व, कब से, 509 ईसा पूर्व से बात करते हैं इसकी। तो गणतंत्र शासन की व्यवस्था यहाँ पे थी 509 ईसा पूर्व में। तो परवर्ती काल में 509 ईसा पूर्व से गणतंत्र शासन था। इसके बाद यहाँ पर 27 ईसा पूर्व की बात करें, कब करें, 27 ईसा पूर्व की बात, ईसा पूर्व की बात करते हैं। 27 ईसा पूर्व जूलियस सीजर, जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियस द्वारा तख्ता पलट किया गया। किसके द्वारा, जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र अगस्टस नाम का जो रोम का शासक था। अगस्टस काल जो था, देखिए अगस्टस काल को नंबर 1 प्रिंसिपेट स्थापना और शांति काल कहा गया। अगस्टस काल जो था वो प्रिंसिपेट और किसमें, शांति काल स्थापना, मतलब शांति उस समय स्थापित की उन्होंने बहुत अभी। तो इसके बाद आता है टिबेरियस,
अब टिबेरियस कौन था, बात आती है कि भाई टिबेरियस कौन था। अगस्टस का गोद लिया हुआ पुत्र था। टिबेरियस जो था अगस्टस का गोद लिया हुआ पुत्र, जिसे दत्तक पुत्र भी कहते हैं। क्लियर है? तो अगस्टस टिबेरियस जो था अगस्टस का गोद लिया हुआ पुत्र था। तो रोम साम्राज्य के इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से थे? देखिए प्रश्न आ जाता है, कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है कि रोम साम्राज्य, जो रोमन साम्राज्य था, उसके जो प्रशासन के या कहें कि इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? तो सबसे ऊपर बात आती है सम्राट की। किसकी बात आती है? सम्राट की। अब सम्राट कौन होता है? देखिए टॉप ऑफ द लेवल, जिसे कहते हैं कि ऊपर का खिलाड़ी जो होता है वो सम्राट होता है, जिसके पास सत्ता होती है। तो इसमें सम्राट जो होता है, सत्ता का वास्तविक स्रोत उसी के पास होता था। सत्ता का जो वास्तविक स्रोत था वो किसके पास था? किसके पास था? सम्राट के पास था। तो सम्राट का वास्तविक स्रोत, उसका उत्तराधिकारी चाहे वो नैसर्गिक हो चाहे दत्तक हो, सम्राट का जो बेटा होता था, चाहे वो दत्तक लिया गया हो, चाहे गोद लिया गया हो, चाहे उसको वो किसी भी तरीके से लिया गया हो, तो वो उसी का होता था। प्रमुख सम्राट, देखिए प्रमुख सम्राट कौन था? प्रमुख सम्राट वहां पे कौन कौन से थे? जूलियस सजील, अगस्टस, टिबेरियस, ट्रजान और नीरो। लगभग 5 ऐसे लोग थे जो वहां के मुख्य सम्राटों में थे। तो ये पहला खिलाड़ी तो सम्राट हो गया। भाई दूसरा खिलाड़ी कौन था वहां का, बताएंगे आप लोग? चलिए बताइए। ठीक है, तो उस समय अभिजात वर्ग था। ठीक है, अभिजात वर्ग कौन थे? उस समय के धनी परिवारों का समूह। आज के धनी परिवारों में कौन कौन भैया? जैसे आप 2-4 नाम ले सकते हैं। अपना अंबानी हो गया, बिल गेट्स हो गया, तरह तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो अभिजात वर्ग में थे, मतलब धनी परिवार से जो अभिजात वर्ग में थे। तीसरा जो खिलाड़ी था प्रमुख, वो सेना। कहीं का भी हो तो सेना जो होती है वो प्रमुख मानी जाती है। सेनाओं का होना बहुत प्रमुख होता है। तो व्यवसायिक वेतन भोगी सेना थी वहां पर। ठीक है, जिनको आसानी से उनको वेतन मिलता था। दूसरी बात थी, सबसे बड़ा एकल संगठन निकाय सेना का था। अगर रोम की बात करें तो सबसे बड़ा जो एकल निकाय था वो रोम साम्राज्य का था उस समय। तो आप लोगों ने देख लिया कि जो कहीं न कहीं उसके इतिहास के जो 3 प्रमुख खिलाड़ी थे, तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, जिनके बारे में आपने देखा कि सम्राट जो टॉप लेवल का खिलाड़ी होता है, सारी सत्ता उसी के पास होती है। उसका पुत्र या कुछ भी हो उसी के पास सत्ता जाएगी। अभिजात वर्ग कौन होते हैं? धनी परिवार होता है, जिनके पास धन संपत्ति होता है। और सेना वही होती है जिसको वेतन भोगी थे। और कहीं न कहीं सबसे बड़ा एकल निकाय जो होता है इन्हीं का था। अगला टॉपिक है रोमन साम्राज्य का प्रशासन। तो रोमन साम्राज्य का प्रशासन कैसा था भाई? रोमन साम्राज्य का प्रशासन, इस पर हम बात करेंगे अब। देखिए रोमन साम्राज्य का प्रशासन, नंबर 1, नियंत्रण तथा प्रशासन बड़े शहरों द्वारा। जो बड़े बड़े शहर थे वहां पे कहीं कहीं इनका नियंत्रण होता था, तो वहीं से नियंत्रण किया जाता था। जैसे आज देखते हैं कि आज के समय में कहीं कहीं केंद्र होता है, केंद्र के छोटे छोटे राज्य होते हैं, तो वहां से प्रशासन होता है। राज्यों में जिले होते हैं, तो कहीं कहीं इन्होंने भी ऐसे किया था अपना कि केंद्र था इनका और छोटे छोटे जो नगर, जो बड़े बड़े नगर थे, नगरों से कहीं कहीं प्रशासन स्थापित करने की इन्होंने कोशिश करी थी। दूसरी बात है, सरकार प्रांतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कर लगाती थी। सरकार जो था प्रांतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कर लगाया जाता था। तो प्रांत का वही मैंने बता दिया आपको, जैसे राज्य हमारे हैं तो उसी के आधार पर जो था उन्हीं के द्वारा कर लगाया जाता था कि सरकार जो प्रांतों द्वारा कर लगा लेती थी और उससे जो धन इकट्ठा होता था वही कहीं सेना के वगैरह वेतन वगैरह देने में काम आता था। तो अगला हमारा है कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियाक साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार था। ठीक है, तो कार्थेज, सिकंदरिया और एंटियाक की कहीं ना कहीं बात करें साम्राज्यिक प्रणाली जो थी यहीं से चलती थी, इन्हीं शहरों से चलती थी। ठीक है, आगे है उच्च स्तरीय वर्ग, कर वसूली और प्रशासन में सहायक था। उच्च स्तरीय वर्ग जैसे अभिजात वर्ग, कहीं न कहीं ये लोग जो था कर वसूलने वगैरह में ये मदद करते थे, सहायक थे। उच्च प्रांतीय वर्ग एक नया सम्राट वर्ग था। उच्च प्रांतीय वर्गों की जब बात करें तो उसमें नया वर्ग जो था वो सम्राट वर्ग था, वो काफी समृद्ध था, ठीक, काफी पहुंचा हुआ था। सम्राट गैलिनस सेनेटरों द्वारा सैनिक कमान से हटाया। जो अगर बात करते हैं कि सेनेटरों से जो सैनिक कमान को हटाने वाला कौन व्यक्ति था, तो सम्राट गैलिनस ने जो था सेनेटरों से कहीं उसको हटा दिया था। ठीक है, मध्यकाल की बात करते हैं हम, जिसे कहते हैं तीसरी शताब्दी का संकट, जो दोनों के बीच का था। मध्यकाल
मध्यकाल की बात करें, हमारा अगला टॉपिक है मध्यकाल। तो इस पर हम चर्चा करने से पहले देखते हैं कि भाई मध्यकाल क्या था। तो उसके तीसरी शताब्दी का जो संकट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि तीसरी शताब्दी का क्या संकट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ईरान के जो शासनी वंश हैं, ईरान के शासनी वंश के रोमन साम्राज्य पर, ईरान वालों ने रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किया, बहुत आक्रमण किया। उस समय जो तीसरी शताब्दी के संकट में सबसे पहला टॉपिक है, तो ईरान के शासनी साम्राज्य ने रोम साम्राज्य पर बार बार अटैक किया, बहुत ज्यादा युद्ध हुए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ रोमन साम्राज्य का। तो कहीं ना कहीं ये पहला कारण था। दूसरा क्या मूल कारण था भाई, जर्मन मूल की जनजातियां। देखिए, जो जर्मन मूल की जनजातियां थी, जैसे फ्रैंक, एन्नामलाई और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया। जर्मन मूल के लोगों जो प्रजातियां थीं, उन लोगों ने रोम पर कब्जा कर लिया भाई, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण क्या था कि 47 वर्षों में 25 सम्राट बदले गए। ये बहुत बड़ा कारण था कि कहीं कहीं स्थिरता नहीं देखने को मिलती है। अगर 47 वर्षों में 25 सम्राट बदले गए, इट मींस 2 साल भी एक व्यक्ति नहीं एवरेज काम कर पा रहा है। क्योंकि एक प्रमुख कारण था कि 47 वर्षों में 25 सम्राट बदलने का इस संकट का बहुत बड़ा कारण था। तो साम्राज्य बेहद तनाव की स्थिति में था। उस समय जब बार बार बदले जाएंगे प्रतिनिधि, तो क्या होगा, तनाव की स्थिति में होना बहुत जरूरी था, बहुत जायज था वो तनाव की स्थिति में होना। ठीक है, हम अगले टॉपिक में बात करते हैं। रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता और संस्कृति क्या थी। देखिए, रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता और संस्कृति, रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता और संस्कृति। देखिए, रोमन साम्राज्य की बात हम करते हैं तो एकल परिवार का चलन था। कैसा चलन था, एकल परिवार। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का चलन था कि बता दिया, पिछले भी क्लास में मैंने बताया एकल परिवार क्या होता है। ठीक है, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, जो पहले चैप्टर की वीडियो है। एकल परिवार वही होता है जिसमें केवल अपने परिवार से मतलब रखा है, तो छोटा परिवार कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक पिता हो और बच्चे की माता हो और बच्चे हो। ठीक है, वो एकल परिवार होता है कि छोटा परिवार होता है, एकल परिवार होता है। तो महिलाओं की स्थिति जो यहाँ पे थी, अगर हम बात करें रोमन में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो कहीं की अच्छी स्थिति थी। ठीक है, संपत्ति में, स्वामित्व में, संचालन कानूनी अधिकार का होना, कि संपत्ति में स्वामित्व भी उनका था, क्योंकि उनके पास अधिकार था, और किसी भी प्रकार का संचालन जो था वो महिलाओं की भागीदारी थी। महिलाओं की स्थिति वहां पे अच्छी थी। बात करते हैं कि काम चलाओ साक्षरता। अगर साक्षरता की बात करें तो साक्षरता कैसी थी, काम चलाओ। काम चलाओ का मतलब है थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, काम हो गया। ठीक है, जैसे हमारे दुबे जी हैं, एक ऐसे अक्सर रहता है कि काम चलाओ साक्षरता उनके पास है। ठीक है, तो ये साक्षरता जो होती है कि थोड़ा सा पढ़ लिया कि अपना धंधा पानी आप चला सकें। ठीक है, तो इसलिए काम चलाओ साक्षरता उसको कहा जाता है। सांस्कृतिक विविधता यहाँ पे थी, करें कि विभिन्न प्रकार के प्रांतों को इन्होंने जोड़ लिया था आपस में। ठीक है, जिसके कारण से बहुत सारी संस्कृतियां थी, जैसे हमारे देश में काफी विविधताएं पाई जाती हैं संस्कृति में। ठीक है, तो ऐसी ही रोमन साम्राज्य में काफी विविधता थी। तो जिसके कारण से कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो चीजें हैं कि कैसा था, वही लिंग क्या था, महिलाओं की स्थिति थोड़ी अच्छी थी औरों के अपेक्षा। ठीक है, टॉपिक की बात करते हैं आर्थिक विस्तार, कि रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार कैसा था। आर्थिक विस्तार की बात करें तो वही कहीं ना कहीं जो वहां पे आर्थिक आधारभूत ढांचा था, करे वो क्या था, बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह, खाने, खदाने, बंदरगाह, खाने, खदाने, ईंट के भट्ठे, जैतून के तेल का कारखाना। जैतून के तेल का कारखाना जो तो बहुत अच्छा था इनके पास। जैतून के तेल के कारखाने की वजह से काफी फेमस थे, काफी ज्यादा निर्यात करते थे। करें कि यहाँ पे जो उर्वरता थी, अगर हम बात करें, असाधारण उर्वरता थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खेती उतनी नहीं हो पा रही थी, उतनी अच्छी खेती नहीं थी, असाधारण उर्वरता थी। तो करें कि सुसंगठित वाणिज्य, नंबर 3 की बात करते हैं हम, सुसंगठित वाणिज्य
और बैंकिंग व्यवस्था धन का व्यापक प्रयोग होता था। सुसंगठित व्यवस्था थी, वाणिज्य काफी अच्छा था, व्यापार काफी अच्छा लोग करते थे, व्यापार करने में जैतून का तेल ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो कह रहे तरल पदार्थों की जो ढुलाई होती थी तो वहां पे कैसे होती थी, उसको एम्फोरा कहा जाता था। एक कंटेनर होता था जिसको एम्फोरा कहा जाता, जिसमें तरल पदार्थों की ढुलाई होती थी। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता कि एम्फोरा क्या है। एम्फोरा एक ऐसा पात्र है जिसमें तरल पदार्थों की ढुलाई होती थी, अक्सर जैतून का तेल। ठीक है, कह स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनर में ले आया जाता था। कि जो स्पेशल जैतून के तेल हुआ करते थे उनको किसमें मिलते थे, ड्रेसल 20 में। ठीक है, तो ड्रेसल 20 था जिसमें स्पेशल जैतून के तेलों को ले जाया जाता था। स्पेन सोने चांदी की खानों में जल शक्ति की ढुलाई करने में काफी बेहतर था। जल शक्ति से खुदाई होती थी और सोने चांदी की खदानें काफी ज्यादा यहाँ पे थी। क्या रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण कैसे था, तो देखिए हम अगला टॉपिक हमारा है रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। रोमन साम्राज्य में बात करते हैं श्रमिकों पर नियंत्रण था, तो कैसे था। देखिए, तो रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण, तो नंबर 1, दासता की जड़ें मजबूत थी। यहाँ पे दासत्व तो काफी ज्यादा था, यहाँ पे दास लोग ज्यादा थे। कह रहे कि कितने ज्यादा थे भाई, अब इटली में 75 लाख की आबादी थी तो उसमें से 30 लाख दास थे। मतलब हर 5 में से दूसरा बंदा जो था वो दास था। दास क्या होता है ये भी समझ लें आप। दास वो व्यक्ति होता है जो अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अपने मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता, दूसरे के अधीन रह के उसे काम करना पड़ता है। पहले जैसे आज आप देखते हैं ना कि जो हमारे पशु होते हैं, जैसे हम चाहते हैं उनको जहां कहते हैं जो काम करते हैं वो करते हैं, वैसी स्थिति शायद कहीं न कहीं उनकी रही हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। दासों का पूंजी निवेश का दर्जा, दासों पर सब पूंजी निवेश होता था। जैसे आज हम अपने जानवरों पे करते हैं वैसे कहीं उस समय दासों पर पूंजी निवेश किया जाता था। ठीक, और उनके साथ चौथी बात क्या थी भाई, कि बहुत क्रूरता से पेश आते थे। क्या आपको लगता है दासों के साथ प्यार से कुर्सी पे बैठ के टेबल पे खाना खाते रहे होंगे? नहीं, दासों के साथ काफी क्रूरता से पेश आते थे, निर्दयता पूर्वक पेश आते थे। उनको बहुत मारा जाता था, अगर काम नहीं करते थे तो उनको मारा पीटा जाता था, धमकाया जाता था, उनके बीवी बच्चों को यातनाएं दी जाती थी, तो बहुत क्रूरता से पेश आते थे। करें कि और सबसे बड़ी बात करें उसमें श्रमिकों में था कि ग्रामीण दासता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता थी। ग्रामीण में क्या होता था, साहूकार जो होते थे लोग ऋणग्रस्त थे। ठीक है, ऋणग्रस्त थे उस समय, ऋणग्रस्तता ज्यादा थी। लोग वहां पे बहुत कैसे, क्योंकि बैंकों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में थी, जिसकी वजह से साहूकार वगैरह जब उनको ऋण देते थे तो ब्याज दर ज्यादा होती थी, क्योंकि ब्याज चुकाने व्यक्ति का जो पैसा होता था वो रह जाता था और वो कर्ज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता था। ठीक है, आगे बात आती है दास प्रजनन को प्रोत्साहन। तो उस समय दास प्रजनन को प्रोत्साहन था। दास प्रजनन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसका इनकम होगा। ठीक है, कि जितना ज्यादा दासों को बढ़ावा दिया जाएगा उतना ज्यादा कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। श्रम निरीक्षण एक आम अवधारणा थी। श्रम निरीक्षण कि उस समय की श्रम को देखना, जाके वहां पर कैसे कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है, तो उन सब चीजों को देखना वो एक आम बात थी। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो कहीं श्रमिकों पर नियंत्रण किस तरीके से करते थे, तो इतनी चीजें आप अगर लिख देते हैं तो आपका कहीं न कहीं काफी बेहतर पेपर जाएगा। चलिए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां और परवर्ती राज्य। एक 2 भागों में था, प्रारंभिक राज्य और परवर्ती राज्य। पर्वतीय राज्य क्या दोनों में, तो सबसे पहले जो प्रारंभिक राज्य में था तो यहाँ पे सेनेटर हुआ करता था टॉप पर, सेनेटर, उससे नीचे अश्वारोही, अश्वारोही होता था। अश्वारोही से नीचे हम बात करें तो जनता का सम्मानित वर्ग, जनता का सम्मानित वर्ग। उनसे नीचे किसको अधिपत्य दिया गया था, फूहड़ निम्नतर। इससे भी नीचे जो थे वो दास लोग थे बेचारे। तो ये कहीं ना कहीं जो सेनेटर थे टॉप लेवल पर थे, उससे नीचे अश्वारोही, उससे नीचे सम्मानित वर्ग, निम्नतर फूहड़ लोग थे, और दासों को सबसे नीचे ऐसा बरिता
दी गई थी। ठीक है, ये तो पूर्ववर्ती काल था, प्रारंभिक काल था। प्रारंभिक काल में अगर हम वहीं पर बात करते हैं परवर्ती काल में क्या क्या चीजें देखने को मिली, तो इसमें देखेंगे सम्राट के बाद अभिजात वर्ग, इन दोनों में देखते हैं सम्राट और अभिजात वर्ग के बाद कौन लोग आते हैं, तो मध्यम वर्ग आता है। इसमें मध्यम वर्ग, फिर वही फुहड़, और नीचे बात करते हैं हम दास की। तो ये कहेंगे दोनों कालों में आप देख सकते हैं प्रारंभिक राज्य और परवर्ती राज्यों में क्या है, लगभग चीजें सेम है, बस यहाँ पे सम्राट और जो अभिजात वर्ग है कहेंगे थोड़ा सा बस परिवर्तन है, और सारी चीजें लगभग सेम है। ये उच्च अधिकारी जो होते थे, कौन कौन होते थे भाई, उच्च अधिकारी एकदम अमीर होते थे। ठीक है, और उसके साथ साथ कहीं न कहीं बहुत सारे लोग उस समय में समाज में रहे होंगे जो भ्रष्टाचारी रहे होंगे, कुछ लूट खसोट वाले रहे होंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं परवर्ती काल की, परवर्ती पुरा काल की। अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे भाई, पूर्ववर्ती काल की, कहेंगे अब हम परवर्ती काल की बात करेंगे। परवर्ती काल में 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक, परवर्ती काल जो था वो 4वीं से 7वीं शताब्दी तक हम जाएंगे। अभी तो हमने क्या बात करी है, 3री शताब्दी तक, अभी तक इसकी कहीं कहीं मांग रही है। 4वीं शताब्दी चला करे, इसमें क्या हुआ भाई, तो ये देखेंगे कि अभी आपने परवर्ती पढ़ा था, पूर्ववर्ती पढ़ा था। पूर्ववर्ती क्या 3री शताब्दी से पहले की बात थी, ये 4वीं शताब्दी के बाद की बात है। तो यहां पर क्या था, डायोक्लेशियन शासक था। ठीक है, डायोक्लेशियन का शासन था, वो कब से कब से 284 से 305 तक था। तो डायोक्लेशियन शासन की बात करते हैं कि डायोक्लेशियन शासन, इसके बाद परवर्ती काल तो यही चलेगा। इसमें कौन थे, डायोक्लेशियन शासन था 284 से 305 ईस्वी। छोटा, तो उसमें क्या प्रभाव था कि उसने साम्राज्य को छोटा कर दिया था। डायोक्लेशियन ने अपने साम्राज्य को क्या किया, छोटा कर दिया। दूसरी बात, सीमाओं पर किले बनवाए, सीमाओं पर किले बनवा दिया। असैनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसने अपने शासनकाल में सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है, सैन्य अधिकारियों को अधिक शक्तियां दे दी गई। डायोक्लेशियन ने अपने सैन्य अधिकारियों को शक्तियां अधिक दे दी। प्रांतों का पुनर्गठन किया, प्रांतों का दोबारा से निर्माण किया। कह रहे साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित किया, पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य में और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में। तो ये डायोक्लेशियन का शासन था जिसमें इन्होंने छोटे से काम किए थे, 6 वर्ग। ठीक है, हम बात करते आगे कॉन्स्टेंटाइन शासन, जो 307 से लेकर 337 ईस्वी तक उन्हें क्या किया, ईसाई धर्म को राजधर्म स्थापित कर दिया, राजधर्म बना दिया। सालिडस, सोने का सिक्का, कहेंगे सोने का सिक्के का चलवाया उसने। तो कुंस्तुनतुनिया को राजधानी बनाया कॉन्स्टेंटाइन ने। तो व्यापार का विकास किया इसने और नई प्रौद्योगिकी पर निवेश किया। तो आप देखते हैं कॉन्स्टेंटाइन जो शासक था उसने क्या क्या किया भाई, एक बार फिर सुन लें। ईसाई धर्म को राजधर्म, सालिडस सोने का सिक्का चलाया, कुंस्तुनतुनिया को राजधानी बनाया, व्यापार पे विकास किया और कहीं कहीं नई प्रौद्योगिकी में निवेश किया। अब अगले शासक की बात आती है, जस्टिनियन शासक। जस्टिनियन शासक जो थे उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो वही कहेंगे जस्टिनियन शासक ने थोड़े बहुत काम किए। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, आगे बढ़ाया उसको, उसकी शक्तियों में परिवर्तन लाया। साम्राज्य को स्थापित करने में जो भी चीजें हुई होंगी, कहीं कहीं छोटी मोटे सैनिक गठन किया। फिर बात आती है रोमन साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य कहीं कहीं अगर अंत हुआ तो कैसे हुआ। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो रोमन साम्राज्य का अंत। रोमन साम्राज्य का अंत वो किस तरह से हुआ, तो देखिए बाहरी आक्रमण द्वारा। देखिए किसी भी साम्राज्य का अगर अंत होता है, किसी भी साम्राज्य का अंत होने का मेन कारण होता है बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण द्वारा जब कोई बाहरी आक्रमण करता है तो उस पर कहीं न कहीं जो उसका पतन होना, अगर आप जीत गए तो दूसरे का पतन होगा, नहीं जीते तो आपका पतन होना निश्चित है। तो बाहरी आक्रमण द्वारा। दूसरा, उत्तर में जर्मन मूल के समूह का आक्रमण। करे उत्तर से जर्मन मूल के लोगों ने आक्रमण कर दिया भाई, जो उसके कहीं के अधीन थे उन्होंने अपनी आजादी के लिए लड़ाई कर दी, तो इसकी वजह से पतन हुआ। तीसरी बात आती है रोमोत्तर राज्य की स्थापना हो गई। रोमोत्तर राज्य की स्थापना उसी में हो गई, तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आगे पूर्वी प्रांतों पर ईरान का सासनियन ने आक्रमण कर दिया, जो उसका पूर्वी भाग यूरोप का था,
कहीं कहीं वहां पर ईरान के लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से इसका विनाश हुआ। पूर्व में दास विद्रोह हो गया। अब दासों ने क्या किया भैया, विद्रोह कर दिया। अब दास विद्रोह कर देंगे तो उस समय क्या होता है, कहीं कहीं विनाश होना निश्चित है। राजा का कमजोर पड़ जाना, ये बहुत बड़ा कारण है कि अगर कहीं का राजा कमजोर पड़ गया तो कहीं कहीं उसका विनाश होना तय है। ठीक है, आगे इस्लाम का फैलना, जो इस्लाम धर्म है धीरे धीरे कहीं कहीं यहाँ पे विस्तार हो गया। तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से कहीं न कहीं इस रोमन साम्राज्य का विनाश हो गया। तो करें एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूं काफी हेल्पफुल होगा। इसे पढ़ के जाने के बाद आपका एग्जाम काफी बेहतर होने वाला है। और आप पढ़ते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।